प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे और खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की नई योजनाओं और विजन के बारे में जानकारी साझा करेंगे। महाराष्ट्र में निर्विरोध जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने अपने ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में हड़कंप मच गया है। मोहन भागवत ने स्पष्ट किया है कि आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं है और इसे केवल भाजपा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज को संगठित करना है, न कि किसी विशेष राजनीतिक दल का पिछलग्गू बनना। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि आगामी बीएमसी चुनावों के बाद मुंबई का अगला मेयर हिंदू मराठी होगा। इस बयान ने निकाय चुनाव से पहले राज्य की सियासत में हिंदुत्व और क्षेत्रीय अस्मिता की बहस को फिर से गरमा दिया है। 2026 के पहले रविवार को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। पार्टी के भीतर संगठन चुनाव और क्षेत्रीय गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार जल्द ही इस पर अधिसूचना जारी करे, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उनके वेतन और भत्तों में संशोधन हो सके। देश भर की पवित्र नदियों में आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वाराणसी और प्रयागराज के घाटों पर सुबह से ही स्नान के लिए भारी भीड़ देखी गई, जिसे देखते हुए घाटों पर सुरक्षा सख्त रही। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र पिपरहवा अवशेषों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन और भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत को दुनिया के सामने पेश करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी और भाजपा दोनों ने ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने के कारण पायलटों को लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन कई नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। स्काईमेट के अनुसार दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रियता के कारण तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। कोहरे और कम हवा की गति के कारण प्रदूषक तत्व सतह के पास जमा हो रहे हैं, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टेक दिग्गज एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर बधाई दी है। मस्क ने इसे पूरी दुनिया की जीत करार देते हुए भविष्य में अमेरिका की विकास दर और तकनीक में बड़े सुधारों की उम्मीद जताई है। यमन के अलगाववादियों ने दक्षिण में एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए नया संविधान घोषित कर दिया है। इस घोषणा से युद्धग्रस्त यमन में शांति बहाली की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है और वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने की आशंका है। पुतिन के आवास पर हुए कथित ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फिर से भड़कने की कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, ताकि वैश्विक आर्थिक संकट को और गहराने से रोका जा सके। मध्य पूर्व के दो शक्तिशाली पड़ोसियों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिस्पर्धा भविष्य में ओपेक प्लस के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका ने वेनेजुएला के कुछ ठिकानों पर स्ट्राइक की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका का दावा है कि ये हमले राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं, जबकि वेनेजुएला ने इसकी कड़ी निंदा की है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है कि अगले फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड्स और वेन्यू की तैयारियों पर काम तेज हो गया है। कई नई टीमें इस बार मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में अपना बयान दर्ज कराया है। पहलगाम मामले से जुड़ी एक शिकायत के सिलसिले में वो पुलिस के सामने पेश हुई, जिससे उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस छिड़ गई है। गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। इस केस में नामजद 4 आरोपियों ने कामरूप जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की है। पुलिस इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि जांच आगे बढ़े। 72वां नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में देश भर की शीर्ष टीमें हिस्सा ले रही हैं। वाराणसी में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से उभरते हुए एथलीटों को एक बड़ा मंच और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी सीरीज के लिए कड़ा अभ्यास कर रही है। कोच और चयनकर्ताओं की नज़र नए युवाओं पर है, जो घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम इंडिया में जगह बनाने के प्रबल दावेदार हैं। वैश्विक अनिश्चितता के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी गई है। निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ने से भाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। संभल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां केवल 8वीं पास युवक अस्पताल चला रहा था और सर्जरी कर रहा था। पुलिस ने इंडियन हॉस्पिटल के संचालक और उसके भाई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। देश में बढ़ती साइबर ठगी की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने नया अलर्ट जारी किया है। लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी गई है, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहे। साल 2026 भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सरकार विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू कर रही है। कल रात आसमान में साल का पहला सुपरमून देखा गया। शनिवार की रात चांद अपने सामान्य आकार से काफी बड़ा और चमकदार नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही खूब वायरल हो रही हैं।